जोहार। मैं शहरोज़ कमर फॉलो अप के लिए इस बार बदकही में हमारे साथ हाजिर हैं एक ऐसा नाम जो तबले की दुनिया में जाना पहचाना है। सिर्फ जाना पहचाना ही नहीं, एक स्त्री स्वर है तबले में। पूरी दुनिया में इन्हें पहला पेशेवर महिला तबला वादक माना जाता है। इन्होंने अल्लाह रखा जैसे और जाकिर हुसैन जैसे लोगों से शागिर्दी हासिल की है। तो फॉलो अप में अनुराधा पाल जी का बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। अनुराधा जी, फॉलो अप में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, नमस्कार। मैं चाहूँगा कि हमारी जो कहानी है बदकही में आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ, तो इसके सफ़र के बारे में आप खुद बताएं कि आपकी शुरुआत कैसे होती है, कब होती है, और जो ताल है वो आपको दरअसल मृदंग की तरह या मैं कहूँ कि ये वीणा की तरह झंकृत कैसे करता है। शुरुआत मेरी जब मैं 6 साल की थी तब मैंने गाना शास्त्रीय संगीत गाना सीखना शुरू किया। और साथ में क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ गाती थी और बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगीतकार आना जाना उनका रहता था, तो गाना बजाना सुनना मुझे बचपन से बहुत था, माहौल था। हाँ, मैं उस समय एक संगीत मतलब म्यूज़िशियन फैमिली से नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप ने ये ज़रूर इमीडिएटली समझ गए कि मुझे संगीत से कुछ खास प्यार है। तो क्योंकि बचपन से ही मुझे सुनने में मतलब मैं जब गोद में थी तो मैं जैसे तानपुरा शुरू होता या गाना शुरू हो जाता तो मैं चुप हो जाती और मैं सुनती रहती थी। मुझे खाने से मतलब नहीं, कुछ नहीं, बस गाना सुनना था और संगीत सुनना था। और बहुत बड़े बड़े उस्तादों को सुन के फिर मुझे लगा कि मुझे गाना सीखना चाहिए। तो मैंने फिर सीखना शुरू किया करीब 6-7 साल की उम्र में। और साथ में जब मतलब गाते गाते ऐसे हो गया कि लोगों को लगा कि मुझे शायद लय का ज्ञान या जो कहते हैं कि ताल के प्रति रुचि बचपन से शायद ऐसे दिखाई दे रहा था कि बचपन से है कि आई एम रिदमिकली इंक्लाइंड। तो इस तरह से उनको लगा कि मुझे शायद तबला सीखना चाहिए। तो क्योंकि जो भी गाना होता था मुझे मतलब बंदिश कैसे है या उसका ताल कैसे है ये ऑटोमेटिकली जैसे मालूम था। तो फिर उन्होंने कहा आप सीखो, तो उस तरह से मैंने सीखना शुरू किया। लेकिन एक्चुअली मेरे भाई बजाते थे, लेकिन उनके जो टीचर थे जब मैंने उनको बोला कि मुझे आप सिखाइए तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि तुम लड़की जात हो, तुमसे नहीं होगा। और तो मैंने फिर अपने आप से सीखा थोड़ी देर, और फिर 1-2 महीने बाद में जब उन्होंने मुझे बाय चांस सुना तब उनको अपने मतलब पता चला कि भाई मैं अपने आप से कर रही हूँ इतना अच्छा, तो फिर उन्होंने फिर सिखाना शुरू किया। बेसिकली आप कहाँ की हुई मैम? मैं मुंबई से हूँ और मेरे पिताजी पंजाब के थे और माँ गुजराती। ये घराने का क्या आशय होता दरअसल संगीत में, और शास्त्रीय संगीत में खासकर घराने की बात की जाती है, तो आप किस घराने से, और घराने का दरअसल उसका आशय क्या होता है, अर्थ क्या होता है शास्त्रीय संगीत में? मैंने पहले बनारस घराने से सीखा और उसके पश्चात बनारस के बाद में मैंने पंजाब घराने से सीखा। अब घराना ये है कि घराना मतलब घर, और जिसके जैसे एक गुरु है तो गुरु के जो शागिर्द है या उनके जो बच्चे होते हैं जो उनके नाम को और रोशन करते हैं, वो एक घराना स्थापित करते हैं। और वो एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक होता है, मतलब विथ अ सर्टन आइडियोलॉजी, विथ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्टन वे ऑफ प्रेजेंटिंग म्यूज़िक, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर मैं बनारस घराने से हूँ, तो पहले मैंने वो सीखा और फिर उसके बाद में उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और जाकिर भाई से सीखा। तो आपके उस्ताद दरअसल हुए कौन फिर? उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब और जाकिर भाई, वो लोग हुए। तो वो क्या पंजाब घराने के थे या बनारस घराने के? नहीं, पंजाब घराने के हैं जी।
तो पंजाब घराने में तबले की शुरुआत कब से होती है, कब से मानती हैं आप, या कब से होती है, या 18वीं सदी की बात है या उससे पहले की बात है? क्योंकि तबले की बात कहा जाता है कि ये फ़ारसी, दरअसल इसकी शुरुआत जो होती है फ़ारस में होती है, ईरान में होती है। ईरान से तबला जो है अपने यहाँ होता है। ये दरअसल फिर कुछ लोगों का ये मानना है, जैसे आप अपने भी अभी यहाँ के आयोजन में आपने भगवान गणेश की बात की और वो सारी बातें कही आपने, और आपने कहा कि ये पखावज से तबला होता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, पखावज अलग है, तबला अलग है, मृदंग अलग है। तो आप क्या मानती हैं? देखिए पखावज, मैं तो ये मानती हूँ कि पखावज का ज़रूर इस पे है। ये मैं डेफिनेटली समझती हूँ कि अभी जैसे हम जो बोल भी बोलते हैं, तो धिट तगिन या तड़ान, धुमकिट, ये सारे जो बोल हैं ये पखावज अंग है। ये सारे पखावज के बोल हैं जो तबले में लिए गए हैं। द सेम वोकेबलरी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन तबला। तो जैसे दिर दिर कृधान, गदिन गिड़ना, ये सारे जो शब्द हैं, ये फ्रेजेस हैं, ये पूरे पखावज अंग है। और तो मैं तो यही समझती हूँ कि पखावज इसका फादर ऑफ तबला है। जी, मतलब फादर ऑफ तबला पखावज है। और पखावज जो है ठेठ भारतीय है या बाहर से आया है? नहीं, बिल्कुल भारतीय है। आप गणेश जी को देखते हैं पखावज, तो फिर अब तो द प्रूफ इज इन द पुडिंग। जी, तो इसमें राग का और ताल का क्या मतलब, क्या इसकी जुगलबंदी है? देखिए राग और ताल आर जैसे और शास्त्रीय संगीत में या वादन में है, तो उस संदर्भ में क्या वही है या उससे कुछ अलग है? बिल्कुल वही है। देखिए सब चीज़ का संगीत के द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक तरफ है सुर और दूसरा तरफ है ताल, और सुर और ताल से ही संगीत बनता है। एक या दूसरे होने से संगीत नहीं बनेगा, राइट? तो जैसे कि शिव से लय बनती है और पार्वती से लास्य बनता है, तो उसी तरह से वो संगीत जब एक साथ होता है, मतलब इस संगीत को पिरोने वाला, एक जो एक रिदम में डालने वाला और एक समय का एक ये आकार देने वाला ताल होता है। तो और उस ताल को एक मेलोडिक इंटरप्रिटेशन, आर्टिकुलेशन एंड एक्सप्रेशन देने के लिए राग ज़रूरी है। तो इसलिए वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। मतलब तबला को अपन अर्धनारीश्वर कह सकते हैं। मैंने वही उसको देखा है, और तबले को ही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि मैंने आज की प्रस्तुति में भी अनुराधा पाल इन तबला जुगलबंदी विथ हर सेल्फ, ये मैंने प्रस्तुत किया। अब आप देखेंगे कि जुगलबंदी क्या चीज़ होती है। सब लोग ये पूछते हैं ये कैसा है कि खुद के साथ जुगलबंदी, ये कौन सी नई चीज़ है। तो इसमें यह है कि जुगलबंदी हमेशा दो तंत्र या गाने वालों के बीच होती है, या इंस्ट्रूमेंट जो भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब हमारे संगीत में ही अर्धनारीश्वर या हमारे ज़रा इसको बंद कर दीजिए, एक बार ऊपर से बंद करिए, तो हमारे संगीत में ही या हमारे मतलब माइथोलॉजी में अर्धनारीश्वर का बहुत महत्व है। और हम तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को मेरे तबला जुगलबंदी में बहुत उसको यूज़ किया है। ये कॉन्सेप्ट, मेरा कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन दैट। तो ये मैंने 2005 में ये कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया। अच्छा, अभी आपने मैम एक सेकंड एक्सक्यूज़ मी, ये कि अपने अर्धनारीश्वर की बात की, और मुझे लगता है या और भी लोगों का कहना ये है कि कहीं ना कहीं अध्यात्म भी है, इबादत भी है ये संगीत जो है। तो आप इसे कैसा मानते हैं? आदत है। देखिए हम जो भी बजाते हैं, आज मैं जो भी बजाती हूँ, ये सरस्वती जी के चरणों में आधार है, ये गणेश जी के आशीर्वाद से होता है। और जो भी मैं इबादत करती हूँ, पूजा करती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ, तो संगीत के द्वारा ही सब कुछ करती हूँ। तो संगीत ही मेरी जीवन है और मेरा सब कुछ है, मेरा मतलब ऑक्सीजन है। मैं तो उसके बिना इम्पॉसिबल है सोचना। क्या अब जीवन से, लोगों के जीवन से संगीत का लोप हो रहा है या संगीत का असर बढ़ रहा है, ये क्या मानती हैं आप, नई पीढ़ी को देखते हुए और नए समय को देखते हुए? मैं समझती हूँ कि देखिए हर चीज़ का एक दौर है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ बुरे में भी अच्छा कुछ होता है। तो अब
तो मैं नहीं समझती हूँ कि कुछ बुरा कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। मैं समझती हूँ कि लोगों की आपको ऑडियंस के हिसाब से एक आर्टिस्ट को अपने काम को कम नहीं करना है, लेकिन उसको अडेप्ट करना है कि ऑडियंस समझ सके उसके काम को। तो ऑडियंस अभी जैसे मेरे जो तबला जुगलबंदी मैं प्रस्तुत करती हूँ, या स्त्री शक्ति नामक मेरा जो ग्रुप है, जो हिंदुस्तान का फर्स्ट हिंदुस्तानी कर्नाटक कॉम्बिनेशन ग्रुप है, ये मैंने क्रिएट किया 96 में। फिर उसके बाद में मैंने सूफोरे करके एक ग्रुप है जो सूफ़ी फोक रिचार्ज विद क्लासिकल म्यूज़िक, ये क्रिएट किया 2018 में क्रिएट किया। उसके पहले मैंने मेरा रिचार्ज बैंड करके है, रिचार्ज, जहाँ पे फ्यूजन म्यूज़िक का है। तो अब आप बोलेंगे कि एक क्लासिकली ट्रेंड म्यूजिशियन क्यों फ्यूजन कर रहा है, लेकिन क्या क्लासिकल म्यूज़िक, क्या पुराने उस्तादों ने क्या फ्यूजन नहीं किया? बिल्कुल किया। अगर आप उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब को देखें, मैहर के, तो उन्होंने इतना बड़ा जो ऑर्केस्ट्रा बनाया उस ज़माने में, इतने सारे आर्टिस्टों को लेके, तो फ्यूजन म्यूज़िक बहुत पुराना चल रहा है। आज आप नाम उसको फ्यूजन दे रहे हैं और आप समझ रहे हैं नया है, ये नहीं है। उसके जो इंटरप्रिटेशन है, आर्टिकुलेशन, वो चेंज होता है समय के हिसाब से। और संगीत एक फॉरएवर इवॉल्विंग आर्ट है, जैसे, और होना भी चाहिए कि उसको वो समय के साथ मतलब उसमें एक परिवर्तन आता है और ऑडियंस भी चेंज होती है। लेकिन आर्टिस्ट के ऊपर है कि वो आर्टिस्ट को अपने काम को, जैसे मैं अगर मेरे रिचार्ज बैंड की बात करूं, तो उस फ्यूजन में मैंने जैज़, अफ्रीकन, लैटिन म्यूज़िक को भी लिया है और वो इंडियन म्यूज़िक के साथ फ्यूजन होता है। तो आप बोलेंगे कि इस फ्यूजन में 6.5 मात्रे का क्या मतलब है, राइट? लेकिन 6.5 मात्रा मैंने क्यों डाला इसमें? 6.5 मात्रा मतलब अर्ध जयताल, जो बहुत मुश्किल क्लासिकल ताल है। मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहती थी कि एक फ्यूजन ऑडियंस, जो हम सोचते हैं कि भाई शायद इसको ना समझ सकें, लेकिन समझना जैसे कुछ नहीं होता है संगीत में। संगीत एक महसूस करने वाली चीज़ है। क्या कोई, आप लोग जानते हैं कि इंटरनेट कैसे चलता है? क्या कोई जानता है टीवी कैसे चलता है? क्या कोई जानता है रेडियो कैसे चलता है? बहुत कम लोग जानते हैं, बट हम यूज़ करते हैं, हम उसका रेडियो से अब लोग दूर होते जा रहे हैं। तो जो पहले क्या था कि रेडियो पर एक प्रोग्राम आया करता था, आप लोगों का खास करके आता था, या दूरदर्शन पर आया करता था, तो अब आपको स्पेस कहाँ मिल पाता है? स्पेस, आपकी बात सही है कि रेडियो में, रेडियो बिल्कुल, और जो मैं समझती हूँ कि जितना रेडियो हो या टीवी, पहले जितना हमको सपोर्ट मिलता था, एक प्रसार भारती के, जैसे मैं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट हूँ, तो मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते थे। अब वो बहुत कम हो गया, मतलब नहीं के बराबर, आप समझ लीजिए। तो ये एक आर्टिस्ट के लिए बहुत समय मुश्किल है कि इतना आप टॉप ग्रेड के हो भी जाओ, आपको प्रोग्राम्स रेडियो के द्वारा नहीं मिलते हैं, तो मुश्किल लगती है। लेकिन आई थिंक कि मैं हमेशा ये देखती हूँ कि मैंने जब मेंशन किया कि रेडियो, क्या आप जानते हैं कैसे चलता है, मेरा मतलब ये नहीं, जब लोग बोलते हैं कि हम क्लासिकल म्यूज़िक को समझते नहीं हैं, मैं ये पूछती हूँ कितने लोग समझते हैं कि वीडियो कैसे चलता है? कितने लोग समझते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स कैसे चलते हैं? कितने लोग समझते हैं डिजिटल कैसे समझता है? तो समझना ज़रूरी नहीं है, संगीत को महसूस करिए। संगीत की जो एक मेडिटेटिव क्वालिटी है, उसकी स्पिरिचुअल क्वालिटी है कि आपको अपने आप से मिलाए और गुरु आपके भगवान से आपको एक करे। वो संगीत ही सबसे बड़ा माध्यम है। तो मैं तो वही देखती हूँ कि जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग घर पे थे, और मैंने क्या किया कि मैंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया कि क्यों ना हम संगीत के द्वारा पॉजिटिविटी फैलाएं, कि अगर हम घर में हैं और सब लोग ऑनलाइन हैं, तो मैंने फिर क्लासेस भी मैंने मतलब लोगों को सिखाया भी। मैंने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया जो 64 डेज़ तक हर रोज़ चला, लाइव ऑन फेसबुक था, जहाँ पे
Anuradha Pal in it was called Beat the Blues with Anuradha Pal. Beat the Blues मतलब कि जो आपको डिप्रेशन हो रहा है घर पे रह के उसको ब्लूज बोलते हैं. ओके, तो बीट द ब्लूज विथ क्लासिकल म्यूजिक विथ म्यूजिक. तो संगीत का को इस तरह से मैंने मतलब और देश विदेश से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, जापान, यूएस सब जगह से लोग लिख रहे थे कि आपके प्रोग्राम हम हर रोज़ जो भी टाइम होता है हम आके उठ के हम देखते हैं. और तो ये संगीत की पावर है. तो मैंने मैम आप संगीत की पावर की बात कर रही थी, आपने कहा स्त्री शक्ति एक ग्रुप भी आपका है, ठीक है. बस एक दो सवाल है मैं करूँगा आपसे, वो ये कि आपको अकेला महिला वादक होना कैसा लगता है, और अब लड़कियां आपसे कितना प्रभावित हैं, कितनी लड़कियां आ सकती हैं, क्या आ रही हैं, क्या आपका जो ग्रुप है उसमें कितनी बच्चियां सीख रही हैं, आपको क्या संभावनाएं लगती हैं? मैं तो यही समझती हूँ कि आप ये आंसर खुद कर सकते हैं कि आज बहुत सारी लड़कियां जब मेरे से प्रभावित होके आ रही हैं. प्लस हुआ क्या कि स्त्री शक्ति ने उनको अपॉर्चुनिटी दिया. स्त्री शक्ति ने एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे सब लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बी इट के मृदंगम, घटम, खंजीरा, वायलिन, कर्नाटिक वायलिन, सितार, ऐसे सब लड़कियां, और वोकल, कथक. तो ये ऐसे ग्रुप में इतने सारी लड़कियों को अपॉर्चुनिटी मिली और उनको चांस मिला कि देश विदेश में अच्छे हम लोगों ने प्रोग्राम्स, बड़े बड़े फेस्टिवल्स जैसे कि रिदम स्टिक्स फेस्टिवल, वॉमेट फेस्टिवल, 1.5 लाख लोगों के लिए हमने परफॉर्म किया. और इनफैक्ट मैंने एक दूसरा भी फेस्टिवल उसमें परफॉर्म किया, वुडस्टॉक फेस्टिवल, जो 4 लाख लोगों की संख्या थी ऑडियंस की, जहां मैंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को वहाँ पे. तो अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूँगी कि जब एक स्पोर्ट्समैन विदेश में जाके गोल्ड ले आता है तो ऑडियंस हो या मीडिया हो या लोग हो, वो दीवाने हो जाते हैं. और हम लोग ये करते हैं तो लोग नहीं लिखते हैं ना तो बोलते हैं उसके बारे में. तो ये एक ज़रूर मुझे लगता है कि हमको हमारी धरोहर को, हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको उस लेवल का मान सम्मान देंगे तो ये और कला और बढ़ेगी और नया जनरेशन और प्रभावित होगी और काम करने के लिए. आप अगर नहीं देंगे वो सपोर्ट तो नए जनरेशन पे उसका असर ज़रूर होगा. तो ये मैं समझती हूँ लोगों का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑडियंस का है, गवर्नमेंट्स का है, ऑर्गेनाइजेशंस का है, कंपनीज़ का है. तो ये बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है. और बट आई थिंक यू डिफाइन योर ऑडियंस बाय द वर्क यू डू, तो मैं जैसे कि मैं कोलैबोरेशन का भी काम करती हूँ, मैं सोलोज भी करती हूँ, मैं बहुत सारी, और क्योंकि फिल्म भी आपने की है शायद ना, फिल्म गजगामिनी या कोई और? हाँ, गजगामिनी में मैंने पूरा फर्स्ट टाइम था कि पूरा ही बैकग्राउंड स्कोर तबले पे किया गया पहली बार, और जहाँ पे पूरा ही मतलब कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं ना कुछ. तो और कंपोजिशंस मेरे, बजाना सब कुछ. प्लस मैंने बहुत सारे एल्बम्स भी कंपोज किए हैं, जैसे कि निर्वाण, जहाँ पे वो स्पिरिचुअल म्यूज़िक एल्बम था, जहाँ पे वो ज्ञानेश्वरी उपनिषद से स्टार्ट हुआ, और ज्ञानेश्वरी, गीता, सबको लेके जो चीज़ें हैं ख़ास, जो हम श्लोक कहते हैं, उनको हमने क्लासिकल म्यूज़िक के साथ में पिरोया है, क्योंकि संगीत ही हर चीज़ की नींव है. आप देखते हैं तो और फिर फ्यूजन एल्बम्स भी मैंने बहुत सारे किए, जैसे कि गेट रिचार्ज्ड, और दूसरा एल्बम जो बहुत मतलब सुपर हिट 1-2 साल तक टॉप सेलिंग एल्बम में रहा, रिचार्ज प्लस भी रहा. तो ऐसे सब एल्बम्स में मैंने बहुत अलग अलग परकशन भी बजाए हैं. जैसे मैं एक मल्टी परकशनिस्ट भी हूँ बाय ट्रेनिंग एंड बाय माय ओन सेल्फ ट्रेनिंग एंड थॉट. मैंने बहुत सारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि जेम्बे, जो अफ्रीकन ड्रम है, लैटिन अमेरिकन ड्रम्स, जैज़ ड्रम्स, इनको मैं बजाती हूँ. तो एक जब मैं तबला जुगलबंदी कभी कभी प्रस्तुत करती हूँ तो मेरे साथ में 7 या 8 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और मैं सबको लेके कीबोर्ड के साथ में और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेके मैं प्रस्तुति करती हूँ.
तो वो एक अलग ही प्रस्तुति होती है जिनका नाम है अनुराधा पालन तबला जुगलबंदी विद्यार्थी से। अनुराधा जी, आपका फॉलोअप के लिए समय दिया आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका, और फॉलोअप के लिए भी धन्यवाद आपका। हाँ तो साथियों, ये हमारे साथ थी पंडिता अनुराधा पाल जी, जो तबला के क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम उस्ताद अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन दोनों की शागिर्दा रही हैं, और तबला वादन में पूरी दुनिया में इन्हें एकमात्र महिला तबला वादक माना जाता है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने फॉलोअप टीम के साथ अनुराधा पाल जी का, जिन्होंने हमारे लिए वक्त दिया और रांची शहर के लिए वक्त दिया और झारखंड के लिए समय निकाला। हमारे साथ थे सहयोगी ऋषभ और मैं शहरोज़ कमर। शुक्रिया आपका। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in